तो कह रहे तो देखे रो रहे हैं वो बैठ के, हाँ। हम तो रो नहीं रहे थे भाई, सिंपल सी बात है। मम्मी आते ही फिर रोने लगी। मुझे मदर से बात करने में 1 दिन बाद में बात किया, जब वो नीचे एकदम काम हुई है। पड़ेगा, फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा जी। और सिलेबस को आपको हर एक टॉपिक पे आप को मैं दिखा दूँगा, मेरे हर एक टॉपिक पे 300 वर्ड के 250 वर्ड के आंसर्स प्रिपेयर्ड हैं। एक माइंडसेट बना लीजिए कि आपको 100 क्वेश्चन सही करने हैं। जी। उसके लिए आपको 140 के अराउंड आपको क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। जी। पीसीएस के लिए घटना चक्र बेस्ड है, जी। वो हमने किया। जी। उसके एक्सप्लेनेशंस होते थे, उसको थॉरली पढ़ा। तो मुझे ये लगा कि यार अब छोड़ देते हैं यार, अब क्योंकि जब मैं पेपर लिख रहा था भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब हाथ में इतना पेन होता था कि मैं आप देखो यूपी पीसीएस भवन के आगे जो ग्राउंड है, जी, जी। वहां पे जाकर लेट के मैं अपना हाथ दबाता था, मैं खाना भी नहीं उठा के खा पाता था। पता चल गया एक छात्र को जिस दिन अपनी कमी पता चल गई, जी। उसके बाद वो निश्चित है कि उसको सफलता मिलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और डेली हम एसडीएम डीएसपी टॉपर टॉक आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज के हमारे गेस्ट हैं प्रिंस कुमार सर। सर का सिलेक्शन एसडीएम की पोस्ट पर रैंक 31 के साथ हुआ है। सो दोस्तों, सर की जर्नी काफ़ी स्ट्रांग मई रही है। आज हम सर से बहुत सारी चीज़ें जानने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन और डाउट है सर से हम जानेंगे। तो सर, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियोज देख रहे हैं उनके तरफ से भी हमारे चैनल पर स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार मंजीत भाई, जी। आप हमारे घर पे आए, जी। इसके लिए और तहे दिल से धन्यवाद। सो सर, फाइनली आप सेलेक्ट हो गए एसडीएम की पोस्ट पर। वो फीलिंग कैसी आ रही है और क्या मतलब ऐसा ट्रस्ट हो रहा है कि नहीं कि आप एक एसडीएम बन गए? देखिए, जब आप संघर्ष लंबा करते हैं, किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और सफलता मिलती है और संघर्ष काफ़ी लंबा रहता है, जी। तो फीलिंग तो एक अच्छी रहती है, लेकिन आपको ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता। अगर कोई चीज़ आप सडनली प्राप्त कर लें, अचानक से आपको कोई चीज़ मिल जाता है, जी। तो खुशियाँ ज़्यादा होती हैं। जी। लेकिन अगर संघर्ष करके अगर कोई मुकाम हासिल करते हैं आप, जी। तो ये पता चलता है आपको कि इस यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। जी। तो आप उसका कद्र करते हैं और उसका रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही कि खुशियों में झूम उठते हैं। जी, जी। जी। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि आपका अभी तक मतलब क्या पढ़ाई आपने की, अब तक की एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या रहा? जी, देखिए मेरी क्लास 10th और 12th जी। यहीं हमारे दिलदार नगर गाज़ीपुर से हुई है, क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल से। जी। तत्पश्चात मैंने बीटेक किया एनआईटी सूरत से, जी। सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत। जी। उसके बाद मैंने 2 साल एफसीए में काम किया हुआ है, जी। फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, जिस पे मैंने जीप कंपास प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। जी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है जी। और 7.5 साल 6 महीने और 23 दिन की इस लंबी जर्नी के बाद जी। जी। मैं एसडीएम पद पे चयनित हुआ। जी। जी। सर, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि आपका मीडियम क्या रहा है इस एग्ज़ाम में? और ये यूपी पीसीएस में कौन-सा प्रयास रहा? क्या और इसके अलावा आपने यूपीएससी का भी एग्ज़ाम 1 टाइम 2 टाइम आपने दिया है? जी, देखिए मैंने यूपीएससी भी दिया हुआ है, 2 बार यूपीएससी मेंस लिखा हुआ है, जी। लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाया और पीसीएस में मेरा ये 6th अटेम्प्ट था, जी। जिसमें से मैंने 5 मेंस लिखे हुए हैं जी। और ये मेरा इंटरव्यू का कंटिन्यूअस 3rd था, लेकिन टोटल मैंने चौथा इंटरव्यू था मेरा। जी। 2018 में भी इंटरव्यू दिया था, 2021 में, 22 में और ये 23 में मेरा इंटरव्यू था। जी। आपका मीडियम सर क्या रहा? मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है। जी। जी, माध्यम। जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस ये सिलेक्शन में आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से आपने कोचिंग? देखिए, इस तैयारी में सेल्फ स्टडी ही एक ज़रिया है जिससे आप ये सफलता हासिल कर सकते हैं। हाँ, सहायता आप बहुत सारे सोर्सेज़ से लेते हैं, जी। जैसे मैंने हिंदी में सीएल त्रिपाठी सर के साथ लिया था, विवेक सर थे टारगेट डिप्टी कलेक्टर, उनका भी योगदान रहा है। जी। तो सहायता तो मैंने लिया हुआ है जी। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, आपकी खुद की तैयारी होनी चाहिए, आपका खुद की एक सोच होनी चाहिए कि हमें ऐसे तैयारी करनी है। कोई आपको ये बता नहीं सकता कि कैसे तैयारी करनी है, वो आपको खुद प्लान करना पड़ता है, स्ट्रेटेजाइज़ करना पड़ता है, जी। तत्पश्चात आपको सफलता मिलती है। जी। सर, थोड़ा-सा हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि ये फाइनली आपको 6 अटेम्प्ट लग गया जी। और लगातार आपने 4 इंटरव्यू दे रहे थे, तीसरे जैसे आपने बताया। लेकिन इससे पहले क्या मिस्टेक रहे जो इस बार आपने इम्प्रूव किया, जो एक न्यू स्टूडेंट्स को वो कमियाँ, गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? देखिए, पहले तो एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट छँट गया, जहाँ पे फेयर प्ले ग्राउंड बन गया जी।
और दूसरी मैं कहूँगा कि कमियाँ हर एक लोग में होती है। अभी मैं एसडीएम पद पे चयनित हूँ, जी, अगला पेपर दूँगा तो इससे सुधार करने की भी गुंजाइश होगी। जी, अगर मैं खुद इस पेपर को दोबारा देता हूँ, जी, तो सुधार मुझे पता है कि मुझे कहाँ सुधार करना था। जब मैं पेपर मेंस का लिख के आया था, तो मुझे पता चल गया था कि मुझे यहाँ पे सुधार करना है। जी, हमेशा इवन इंटरव्यू में भी मैंने सुधार किया हुआ है। 55 नंबर से स्टार्ट करके 65 तक पहुँचा। इस बार का तो अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कितना मिला है, जी, बट मैं 55, 60, 65 जी, क्योंकि सुधार का स्कोप हमेशा रहता है। जी, आप राइटिंग्स में आप अगर रेगुलर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमियाँ क्या-क्या हैं, क्या-क्या नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप अपनी कमियों को नहीं समझ सकते, तो कोई आपको कमी आके बताएगा नहीं। जी, और जब कमी आपको जब पता चल गया, एक छात्र को जिस दिन अपनी कमी पता चल गई, जी, उसके बाद वो निश्चित है कि उसको सफलता मिलेगी। जी, अगर बहुत सारे छात्र होते हैं जो अपनी कमियों पे काम नहीं करते, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप अपनी कमियों पे काम कीजिए जी, और किसी को ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। जैसे मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ, जी, तो ये मत सोचिए कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है आपके लिए। जी, आप खुद रियलाइज़ कीजिए और आप खुद मेहनत कीजिए जी, और मैं यही कहूँगा किसी लोगों के बहकावे में मत आइए, मैं ये जी। कहूँगा। जी। सर इस जर्नी में थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि मतलब आपने जॉब छोड़कर यहाँ आया, जी, जी। क्या-क्या चैलेंज आए आपकी इस तैयारी को लेकर? कभी ऐसा भी रहा होगा सबसे लोवेस्ट पॉइंट कि अब छोड़ देते हैं नहीं होगा? मतलब कि उस टाइम आपने कैसे हैंडल किया? जी, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे सपोर्ट जी, सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए होता है। जी, एक पेरेंट्स और गार्डियन का सपोर्ट चाहिए होता है सबसे बड़ी, क्योंकि आपके लो पॉइंट्स पे कोई सपोर्ट करता है तो फैमिली होती है, जी, फ्रेंड्स होते हैं जी, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होते हैं। जी, तो सिर्फ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कहना गलत है, क्योंकि फाइनेंशियल के साथ आपको मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट चाहिए था। जी, और ये मेरी जर्नी का सबसे लोएस्ट पॉइंट था, जो मैंने जिस बार चयनित हुआ हूँ, जी, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ नहीं था। आफ्टर गिविंग द मेंस मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इतने बीमारियों से गुज़र रहा हूँ, जी, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो गई थी मुझे जी, जी, और रूम में बंद था जी, और उसके बाद मुझे स्लिप डिस्क भी हो गया था जी, थोड़ा-सा। थोड़ा-सा क्या पूरा सा स्लिप डिस्क हो गया था जी, बैठे-बैठे से चेयर सिटिंग से। जी, तो मुझे ये लगा कि यार अब छोड़ देते हैं यार, अब क्योंकि जब मैं पेपर लिख रहा था भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, जी, 3 घंटे का पेपर, आपको भी पता है इस जर्नी में कि 4 दिन का मेंस होता है, 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं। जब जी, मैं पेपर दे के निकल रहा था, जी, तो मेरे मतलब हाथ में इतना पेन होता था कि मैं आप देखो यूपीपीसीएस भवन के आगे जो ग्राउंड है, जी, जी, वहाँ पे जाके लेट के मैं अपना हाथ दबाता था। मैं खाना भी नहीं उठा के खा पाता था। जी, लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा है कि हुँ, आज चयनित हो गया और आज हेल्दी भी हो गया। 2 साल 3 2 महीने, सॉरी 2 महीने मैंने रेस्ट करके आज रिकवर कर गया मैं हेल्थ। जी। सर अब हम थोड़ा मुद्दे पे आते हैं कि अभी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है और 35 से 40 दिन बचे हैं लास्ट टाइम के। तो इसमें किस तरीके से स्टूडेंट्स प्रिपेयर हों इस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम में और क्या रणनीति होनी चाहिए? सर, आखिरी में किस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करें? आपने तो लगातार प्री और मेंस क्वालीफाई किया है। जी, देखिए सभी लोग यही बताएँगे कि घटना चक्र पढ़िए, लूसेंट पढ़िए और करंट अफेयर्स पे फ़ोकस करिए, जी, क्योंकि आप इस समय एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। जी, लेकिन देखिए, अगर कोई मैं थोड़ा-सा आपको लंबा ले जाऊँगा, जी, जैसे कि अभी 2024 पे आऊँगा। पहले मैं जी, एक नॉर्मल एक छात्र को बता दूँ कि अगर आप जब इस प्रिपरेशन में आएँ, तो आप अपने फाउंडेशन पे काम कीजिए। जी, जी, फाउंडेशन कहने का मतलब कि एनसीईआरटी पढ़िए, बेसिक जो बुक्स होते हैं, आप उसको पढ़िए और जब वो आपका तैयार हो जाए, जी, तब आप घटना चक्र, लूसेंट और करंट अफेयर पे टिल्ट कीजिए। जी, और जैसे अभी है, तो अभी तो आप अभी 2024 के बच्चे तो एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाएँगे, सॉरी। जी, लेकिन वो उनके पास घटना चक्र और लूसेंट और करंट अफेयर ही बचता है। जी, तो आप इसको बार-बार जितना हो सके 2 या 3 बार करंट जी, अफेयर को 3 बार खत्म कीजिए, जी, घटना चक्र को 3 बार खत्म कीजिए, जी, लूसेंट लूसेंट में सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा बुक्स पढ़ जाइए, ऐसा जी, कुछ नहीं होता है। जी, आपको साइंस का सेक्शन पढ़ना होता है, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही प्यारा दिया हुआ है लूसेंट में, वो आपको पूरा पढ़ना होता है। पीसीएस के लिए घटना चक्र बेस्ट है, जी, वो हमने किया। जी, इसमें मैं नहीं कहूँगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा किया, घटना चक्र मैंने पढ़ा और उसके जी, सारे खुद के नोट्स बनाए थे जी, और जो उसके एक्सप्लेनेशंस होते थे, उसको थॉरली पढ़ा। जी, ये नहीं कि क्वेश्चन देख के टिक मार लिया, याद कर लिया, इससे नहीं होता है भाई। जी, जी, आप उसके एक्सप्लेनेशन को डिटेल्ड वाइज़ पढ़िए जी, और अगर आपके दिमाग में उससे रिलेटेड भी प्रश्न बनता है, जी, अपार्ट फ्रॉम दैट, तो उसको भी सर्च मार के पढ़िए। जी,
जिस दिन आप इस पे काम ऐसे काम करेंगे आप, जी, तो हो सकता है कि आपको सफलता एक पहली बार में ना मिले, लेकिन मैं ये निश्चित कह सकता हूँ कि अगली बार में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम में आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी। जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे एग्ज़ाम जब होता है तो कितने 150 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जी, में। जी। तो आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या रिसोर्सेज पढ़ा था? देखिए, मैं 2-3 सोर्सेज़ फ़ॉलो किया था, हिंदी मीडियम का भी, कुछ इंग्लिश मीडियम का भी फ़ॉलो जी, किया था। जी। जैसे दृष्टि आई वाला होता है, सबको आई पता है, दृष्टि, जी, घटनासार भी मैंने पढ़ा था, चूँकि मैं इंग्लिश माध्यम का था, जी, फिर भी मैं उसको कन्वर्ट कन्वर्ट कर ही उसको पढ़ता, क्योंकि पता है कि हमें पता है कि सबको पता है जो प्रिपरेशन कर रहा है कि इस पेपर में ये आपका बेस्ट है। जी, आपको पता है कि यही चीज़ करना पड़ता है, झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी कहानियाँ बनाते हैं, जी, बताते हैं, मैं जी, वैसा कुछ नहीं कहूँगा। जी, मैंने जो पढ़ा वही बता रहा हूँ कि जी। उसको पढ़ा, कन्वर्ट के इंग्लिश में कन्वर्ट करता था उसको, गूगल मारता था, सर्च मारता था और उसके खुद के नोट्स फिर उसको शॉर्ट में कंसाइज़ कर लेता था, जी, क्योंकि उसी को बार-बार पढ़ता था। 10 दिन लगते थे ये करने में, फिर उसके बाद तो 1-1 2 दिन में रिवाइज़ हो जी। जाता है। सर लगातार आप प्रीलिम्स मैक्सिमम टाइम आपने क्लियर किया है और मेंस भी। तो प्रीलिम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए 150 क्वेश्चन में? जी, जी। और आप और क्या कितने मतलब जो ऑप्शनल एलिमिनेशन की प्रक्रिया है, उसे भी बताइए आप? देखिए, आप जिस दिन दिमाग में ये रख लिए कि आपको 100 क्वेश्चन्स करेक्ट करने हैं, जी, आप इस चीज़ को दिमाग में फ़ीड कर लीजिए कि पे देखिए, कभी 82 क्वेश्चन, कभी 85 क्वेश्चन, कभी 95 क्वेश्चन भी कट ऑफ जाते हैं। जाते हैं, जी। तो अगर आप सेफ़र साइड में रहना चाहते हो, तो एक माइंडसेट बना लीजिए कि आपको 100 क्वेश्चन सही सही करना करने हैं। है। जी, उसके लिए आपको 140 के अराउंड आपको क्वेश्चन्स करने ही पड़ेंगे। जी, टच करना है। टच करने 138, 139, 140, और इसमें से आप देखिए, दुनिया का कोई भी ब्रिलियंट लड़का होगा, उसका क्वेश्चंस गलत होंगे, ईज़ी क्वेश्चंस गलत करके आएँगे। जी, जी। 20 से 22 क्वेश्चन आपको गलत होने ही है, कोई भी होगा वहाँ बैठेगा। जी, जी। तो ये चीज़ समझना जी, पड़ेगा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन में बिल्कुल ये 2 बार बिल्कुल नहीं होगा, एग्ज़ैक्टली, हाँ। लेकिन 2 ऑप्शन में रहता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जी। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें और क्या रिस्क लेना ज़रूरी होता है? जी, देखिए, आप 110 क्वेश्चन तो कर जाओगे, जी, जी। जिसमें से आपको आते भी होंगे 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन्स के अराउंड, लेकिन पता है, आते हुए क्वेश्चन भी आप 10-15 गलत कर दोगे आप, जी, और ऐसा होता ही होता है, तो जी, आपको रिस्क लेना तो पड़ेगा ही। जी, हम ऐसा नहीं कहें कि रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। जी, और जो आप ड्यूअल क्वेश्चन्स की बात की, एकदम सही कही, क्योंकि मुझे भी वो कन्फ्यूज़न होता था। जी, लेकिन मैंने आपसे एक बात बताया था, फाउंडेशन पे जब आप काम करेंगे, जी, तो जब फाउंडेशन आपका तैयार रहेगा, तो जब आप डबल कन्फ्यूज़न होगा आपको, जी, जी, तो आपके एक अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं, ये क्वेश्चन सही लग रहा है। जो फर्स्ट थॉट आएगा ना, जी, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन ने उस माइंडसेट को बना दिया हुआ है जी, कि अगर ये क्वेश्चन है, तो एक दिमाग में आएगा कि नहीं, पहली बार में जो आएगा ना, जी, क्लिक करेगा, जो मेरा मानना था। जी, और हो सकता है किसी का और भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर अब वो तैयार है, तो जो पहले आता था 2 में कन्फ्यूज़न हो, तो मैं उसी को मार देता था, ये पहला ये सोचा, इसी को मारो। सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है। हाँ, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी वो फीड हो चुका है, उसके रिलेटेड फैक्ट्स या उसके रिलेटेड डाटा वो काम जी। करता है। जी। सर प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है। थोड़ा हम आपसे जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक क्या आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई और क्या रिसोर्सेज रहे थोड़ा उसके बारे जी, देखिए, प्रीलिम्स तो अपने आप में चैलेंजिंग है, में? जी, और उससे बड़ा चैलेंजिंग मेंस है। मेंस भी। देखिए, हमारा सिलेबस पूरे कंसाइज़ है, कन्फाइंड है, सब कुछ बताया हुआ है कि सिलेबस क्या है। जी, और पेपर में सिलेबस के राउंड ही क्वेश्चन्स आते हैं, 4-5 क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, बस रिलेटेड ही रहते हैं, जी, आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ से आ गए ये प्रश्न। जी, तो एक छात्र अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो पहले उसको सिलेबस पे काम करना पड़ेगा, फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा, जी, और सिलेबस को आपको हर एक टॉपिक पे जी, को मैं दिखा दूँगा, मेरे हर एक टॉपिक पे 300 वर्ड के, 250 वर्ड के आंसर्स प्रिपेयर्ड हैं। जी, हर एक टॉपिक पे, अगर जी, आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे पूरा तैयार है मेरा। जी, व्हाट इज़ एथिक्स, एथिक्स पे पूरा तैयार है मेरा। जीएस 1 में आएँगे कि हड़प्पन कल्चर के बारे में बताइए, अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में बताइए। जी, तो ये सारे चीज़ों पे मेरे आंसर्स प्रिपेयर्ड हैं, मैं वही पढ़ता हूँ, और इस पे आप 1 साल लगेंगे। मैं वही बोला कि आप फाउंडेशन पे काम कीजिए, जी, और जीएस 1 से लेके जीएस 6 के हर एक सिलेबस के हर एक टॉपिक्स में मेरे आंसर्स तैयार हैं। जी।
दो तो सौ उसके लिए आपने कहाँ से मतलब कोई बुक से प्रिपेयर किया है या फिर ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह से? देखिए आपके पास बेसिक बुक्स तो आपको सबको पता है, कुछ बेसिक बुक्स होते हैं, कुछ ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं, कुछ कंटेंट आपके मार्केट में टेस्ट सीरीज हो ना तो उसको उठा के लेके आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक टेस्ट सीरीज का उठा के लेके आइए, किसी मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं जो मेंस के, जैसे विजन का हो गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, उसे 3-4 अवेलेबल है, लाइए उस टॉपिक्स में देखिए कि उनके आंसर्स क्या हैं, आप उसको स्टडी कीजिए। जैसे कि मैं बताया कि विवेक सर थे, उन्होंने मुझे मेरे आंसर्स मैं लिख के भेजता था उनको, वो चेक करते थे, मुझे फीडबैक देते थे और कुछ कुछ सुधार करना होता तो मैं करता था। तो आपको बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन आपका सोर्स खुद नया तैयार होना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। आपका खुद का सोर्स होना चाहिए मेंस के लिए। सब्जेक्ट सिलेबस डिफाइंड है, आप अपना सोर्स बनाइए, अपना कंटेंट लिखिए और फिर आंसर लिखिए। जी, तो कहीं न कहीं सर तो इसे हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि मतलब ये बुकें आपने मतलब कौन-सी प्रेफ़र किया? आपकी क्या बुक रिसोर्सेज़ रहे सर? जी, देखिए मैं डायरेक्ट कोई एक बुक नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि देखिए कुछ पॉलिटी के टॉपिक्स हो गए, जैसे जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जी, आप वहाँ से कुछ पढ़ लिए। कुछ कंटेंट जैसे मान लीजिए कि एनसीईआरबी रिपोर्ट्स हो गए, तो आपको एनसीईआरबी रिपोर्ट्स भी उठा के पढ़ने पड़ेंगे। आपको पीआरएस के रिपोर्ट्स भी उठा के डालने पड़ेंगे। कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जी, जो बेसिक बुक्स हैं, अगर आप बेसिक्स पे काम कर लिए, जी, अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि व्हाट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जी, तो ऐसे आपको आंसर्स किसी बुक में नहीं मिलेंगे। जी, ठीक है, जी, आपको कंटेंट मिल जाएगा कि ये चीज़ें हैं, फिर आपको अपने वर्ड्स में फ्रेम करके उसके आंसर तैयार कीजिए। जी, डरना नहीं है, देखिए मेरा एक मूल मंत्र है कि पढ़ाई और तैयारी करते समय डरना नहीं है। जी, आप मेहनत करने से मत डरिए, जी, किसी की सफलता देख के ना डरिए और जी, किसी का अपनी असफलता से भी ना डरिए। जी, आप मेहनत करते रहिए, आपको ज़रूर है कि सफलता मिलेगी। खुद से नोट्स तैयार कीजिए, मेरा प्रेफ़रेंस यही रहेगा। बेसिक बुक्स अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी है, लक्ष्मीकांत है, ब अ आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सिंघानिया है, है, जी। इस टाइप की चीज़ें। लेकिन आप सोचोगे कि टॉपिक वाइज़ वहाँ से उठा के डायरेक्ट 200 वर्ड के आंसर मिले, तो नहीं से नहीं मिलेंगे, जी। आपको खुद के कंटेंट बनाने पड़ेंगे। सर जी। इस बार 5 जीएस 5 और 6 यूपी स्पेशल एक्स्ट्रा ऐड हुआ था ऑप्शनल को रिमूव करके। जी, उसकी आपने तैयारी कैसे की? और इस बार बहुत बड़े चैलेंजिंग रहा लोगों के लिए जी, क्योंकि जी। पहली बार हुआ था। तो उसके लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? देखिए मुझे जीए 5-6 के लेक्चर्स अवेलेबल हो गए थे, देखिए। जी, तो मैं तो पहले वो उसको प्रेफ़र किया जी, और बुक्स थे अवेलेबल, जी, बुक्स भी मुझे मिल गए थे और कुछ ऑनलाइन। और मैं ऐसा नहीं कि मैं रिस्ट्रिक्ट उन्हीं पे रहा हूँ, जी, ऐसा नहीं है, जी, झूठ नहीं बोलूँगा। जी, ऑनलाइन भी मैंने सिलेबस वाइज़ टॉपिक उठा के सर्च करके गवर्नमेंट साइट से डाटा उठा के अपने नोट्स बनाए थे, जी, तो सारा कंपाइलेशन किया हुआ था। जी, जी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। जी, तो दोस्तों वो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। हम ज़रूर अपलोड करवाएँगे सर से अपने चैनल पर। हम आप वहाँ से जाकर आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है जीएस 5 और 6 के लिए। सो सर अब हम जानना चाहेंगे कि इसमें एक पेपर एसे का होता है और एक पेपर हिंदी का होता है। जी, जी। तो हिंदी के लिए आपने क्या रिसोर्सेज़ पढ़े? और इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए ख़ास तौर पर बहुत बड़ा चैलेंजिंग भी रहता है हिंदी का पेपर। जी, देखिए हिंदी तो देखिए बहुत चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। जी, उम, मैं 18 में जब मेंस दिया था तो 97 नंबर आए थे। जी, उसके बाद मेरे 82 आए हैं, 67 भी आए हैं जी, और एक बार तो 84 भी आए थे मेरे। जी, जी, तो हिंदी में मैंने देखिए सीएल त्रिपाठी सर का हेल्प लिया था थोड़ा-सा। जी, सीएल त्रिपाठी सर ने हेल्प किया था मुझे। जी, हरदेव बहारी बुक था, वो पढ़ा था मैंने जी, और ज़्यादा तो सुधार हो नहीं पाया, जी, लेकिन ये है कि हाँ, एक डिसेंट मार्क्स तक आए होंगे इस बार भी। जी, बस यही कहूँगा, आप पढ़ते रहिए, प्रश्न करते रहिए, जी, ग्रामर सेक्शन पे स्पेसिफिकली आप फ़ोकस रहिए। ग्रामर सेक्शन 70 नंबर के आते हैं, अगर वहाँ पे आप 70 में 60 के अराउंड आप कर गए, जी। तो एक अच्छा एक डिसेंट स्कोर हो सकता है। सर ऐसे के लिए क्या रिसोर्सेज होने चाहिए? कई बार स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि एक बेस्ट आंसर ऐसे राइटिंग करने के लिए मतलब क्या पैराग्राफ में लिखें या फिर फ्लो में लिखें या फिर पॉइंट वाइज़ लिखें? तो आपका क्या इस पर विचार रहेगा? देखिए, ऐसे जो है काफ़ी आपको या तो बनाएगा या तो बिगाड़ेगा। जी, काफ़ी अच्छा स्कोर भी हो सकता है और बुरा भी स्कोर हो जी, सकता जी, है। ऐसे के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप जब स्टडी करते हो ना, जी, ऐसे के टॉपिक्स करंट बेस्ड होते हैं, क्योंकि फिक्स सिलेबस है ऐसे का भी जी, कि आपका लिटरेचर सेक्शन है, इस टाइप के कुछ कुछ टॉपिक को आप सिलेक्ट कीजिए, उस पे आप अपने से अपना कंटेंट तैयार कीजिए। जी, आप एक फ्लो में लिखिए और सिंपल लिखिए, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र लिख रहे हैं तो बहुत बड़े बम्बार्डिंग वर्ड्स लिख देते हैं, जी, ऐसा कुछ मत लिखिए भाई, बहुत सिंपल सा लिखिए। जी,
वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। मैं बहुत सिंपल लिखता हूँ, क्योंकि जो टीचर चेक कर रहे हैं वहाँ पे, उनको भी समझ में आना चाहिए। वो भी नॉर्मल लोग ही होते हैं। आप बहुत अच्छे लिख दोगे, बहुत ऐसे वर्ड्स, उनको मान लीजिए, मैं ऐसा किसी के स्किल पे नहीं क्वेश्चन रेज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बंदा समझ ले, ये कहने का मतलब है मुझे। जी। सर हम जानना चाहेंगे कि आंसर राइटिंग करते समय आपने लगातार मेंस लिखा है सर, जी, जी, तो जी। बहुत सारी चीज़ें जानने का आज अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसे क्या एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? कुछ कीज पॉइंट बताइए, जैसे जैसे ज़्यादा मार्क्स मिले और लोगों से अलग हो, और क्योंकि एक मेंस ही आपका सिलेक्शन निर्धारित जी, करता जी, है। जी। देखिए, जब आंसर राइटिंग आप लिख रहे हैं, जी, तो आप ये सोचिए कि आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए। जी, आप सपोज़ कोई ओईसीडी का एक डेफिनिशन ले लीजिए, डब्ल्यू बैंक रेफरेंस लेके आप वुमेन एम्पावरमेंट का हो गया, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वो क्या डिफाइन कर रहा है, डब्ल्यूएचओ ने कुछ हेल्थ से रिलेटेड उसका रिपोर्ट्स को यूज़ कीजिए, इंट्रोडक्शन में ये सब यूज़ कीजिए। फिर आप मैप बनाइए। मैप्स का बहुत असर होता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं लिखता था, जैसे कि अगर इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, सपोज डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता था कि डिजास्टर के लिए इंडिया का मैप बना देता था डायरेक्ट। अच्छा। और हाँ, पूरा मेरे क्वेश्चंस में जैसे इंडिया से रिलेटेड डाटा हो गया, कुछ भी डाला तो मैं मैप बनाता था, डायरेक्ट इंडिया का मैप बनाता था। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो। तो एक डिजास्टर का एग्जांपल दे रहा था, तो ऐसे मैप बना दिया अपना। यहाँ दिया कि इधर वाला एरिया साइक्लोन का है, ये बंगाल से साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, ये डिजास्टर प्रोन एरिया है ऊपर का, ये 4 जोन है, ये 5 जोन है, मतलब पूरा एकदम एक्सप्लेन कर देता है कहाँ पे अर्बन अर्बन फ्लड कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आपका अर्बन हीट हीट आ रहा है, मतलब समझ रहे हैं आप। तो ये सब सारी चीज़ों को मैप से रिप्रेजेंट करने का प्रयास कीजिए, नहीं कि वो फैक्चुअली डाटा आप लिख दीजिए। जैसे कि 58% ऑफ द जोन लैंडस्लाइड जोन है, इस टाइप की चीज़ें जो है, इस टाइप का आपको मैप में दिखाइए इसको। थोड़ा इधर आइए। जी। हाँ, सर थोड़े-से अब हम जानना चाहेंगे, क्या आंसर राइटिंग करते समय कई बार स्टूडेंट्स का कमेंट्स रहता है कि क्या रोल का भी पेन का भी रोल रहता है, और क्या आपने कौन-सी पेन यूज़ किया नहीं, था? देखिए, ये सब बचपना वाला क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो बॉल पेन से ही लिखता था शुरू से ही। जी, और बहुत सारे लोग मेरे जेल से भी लिखते हैं। जी, जी। तो अपने आप सिंपल सा बॉल पेन यूज़ कीजिए, और ब्लैक पेन से आप मैप वैप का बनाना है जी। तो ये बना लीजिए। सर जैसे जब एग्ज़ाम मान लीजिए एग्ज़ाम हॉल की बात करें, एग्ज़ाम पीरियड जब मेंस लिखते समय, कई बार ये होता है जैसे मान लीजिए सुबह के टाइम हमने कई रिवाइज़ करके आते हैं, टाइम मिलता है। लेकिन जब जीएस 1 मान लीजिए सुबह में लिखते हैं और जीएस 2 शाम को लिखना है, सेकंड में 2 घंटे का टाइम रहता है, उससे भी कम टाइम मिलता है। तो उस कम टाइम में सभी टॉपिक कैसे रिवाइज़ करें, और उस बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है माइंड में, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें उस टाइम? देखिए, आप अपना सिलेबस एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर लीजिए भाई, सिंपल सी ये लॉजिक है। जी, क्योंकि उस पीरियड में आप सोचेंगे कि कुछ पढ़ लें एग्ज़ामिनेशन पीरियड में, तो बहुत टफ है। हाँ, ये कर सकते हैं, कुछ फैक्चुअल्स डाटा हो गए, या करंट रिलेटेड कोई गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव बिल हो गया, कुछ इस टाइप की चीज़ें होंगी, तो उसको आप अगर एक बार रिवाइज़ करना चाहते हो तो कर लीजिए। तो टाइम नहीं मिलता है, जी, कोई सेंस भी नहीं बनता है कि आप कुछ टॉपिक छोड़े हैं कि नहीं एग्ज़ाम के 10 मिनट में इसको करेंगे या ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। जी, आपको पहले करना होता है, क्योंकि जब आप एक राइटिंग जब लिखते हो मेंस एग्ज़ामिनेशन में, जी, तो जो आप पढ़े रहते हो वही आता है। समझ जी, रहे हैं आप? जी। जी, वो 10 मिनट वाला कोई कार्य नहीं होता जी। है। सर आप तैयारी लगातार करते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस मतलब आपका शेड्यूल क्या रहता था पढ़ाई को लेकर, रिवीजन को लेकर? सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा बताइए। देखिए मंजीत टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखिए मंजीत भाई, आपने मोटिवेशन पे डिमोटिवेशन पे बात कर रहे हैं, ये मैं कहीं भी अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ, जी, या कहीं स्कूल में गया था, ये भी तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे जी, कि आप कैसे मोटिवेट होते हो। मेरा यही कहना है भाई, जी, कि अगर आप अपने ध्येय और लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हो, जी, कुछ एम बनाए हो, एम्बिशियस हो, हुँ, तो आप डिमोटिवेट हो नहीं सकते हो। जी, अगर डिमोटिवेट हुए हो, इसका मतलब कि आपका कोई एम और एम्बिशन नहीं है, ये जी, मेरा मानना है। जी, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए एक छात्र को, अगर कुछ बनना चाहता है तो। जी, हाँ, कभी-कभी निराशा आती है, तो निराशा आती है तो घूमो-फिरो, जाओ मूवी देखो, हुँ, एन्जॉय करो थोड़ा-सा, हुँ, उसको ख़त्म करो। निराश तो सभी लोग होते हैं, सफलता तो जीवन का पार्ट है आपका, इससे जी, आप कैसे भागेंगे? जी, और मेरी शेड्यूल पे आप बात की तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, जी। और मैं टाइमिंग शुरू से ही डिसिप्लिन्ड रहा अच्छा, हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए भी कुछ ऐसा डायरी राइटिंग वगैरह, या फिर कैसे करते हैं टाइम? कई बार ये होता है कि मोबाइल चलाते हैं, और
टाइम ही द निकल जाता है। देखिए सबका अपना-अपना शेड्यूल होता है, लेकिन मैं जब सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो जी, फ्रेश होने के बाद मैं बैठ जाता था टेबल पे, जी, फिर 9 बजे उठता हूँ, चाय-वाय पीता हूँ, उस बीच में चाय आ गया तो ठीक है, नाश्ता करूँगा, जी, फिर 12 बजे तक पढ़ता था, फिर खाना-वाना खा के जी, सो जाता था 1 आध घंटे बीच में, फिर जी, शाम तक पढ़ता था। जी, शाम को मैं अवॉइड करता था पढ़ने को, क्योंकि पता है माइंड डाइवर्ट होने लगता है। 8-10 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। जी, लेकिन हाँ, एक टारगेट होता था मेरा कि मुझे ये सब्जेक्ट्स या डेली। डेली डेली ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि मैं नहीं पढ़ाई किया होऊँगा। जी, अपार्ट फ्रॉम सम डेज़ मैं बोलूँ, मतलब अब देखिए वो निराशा वाले दिन आ गई, जी, जी, तो उस समय हमको बाहर निकलना पड़ता है। जैसे घर आ गए, तो घर पे नहीं पढ़ाई करते थे। लेकिन हाँ, मेरी ऐसा था कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ूँगा तो पढ़ूँगा। जी, मेरा ऐसा था कि मैं कुछ पढ़ूँगा, न्यूज़पेपर पढ़ लूँगा या कोई सिलेबस उठा लूँगा, जी। कोई आंसर राइटिंग लिख लूँगा, ऐसा था। सर थोड़ा-सा प्री और मेंस में कोई टेस्ट सीरीज़ टेल के लिए या फिर यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिले, तो हम किसी का प्रमोशन नहीं, आप बता सकते हैं, हमारे साथ हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं। देखिए या फिर वेबसाइट जो देखिए आपको। मैं ये कहूँगा जी, कि मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। जी, आप लिखना चालू कीजिए, जी, आप जाइए किसी का जॉइन कीजिए, जी, आपको सहायता लेना है। जी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी एक का जाके इसी का जॉइन कर लो, जी, आप जाइए सहायता लीजिए। मैंने कहा आपसे सीएल त्रिपाठी सर का हिंदी लिया था, जी, और विवेक सर का मैंने जीएस राइटिंग लिखा था। ध्येय का भी पेपर उठा के लिखा हूँ मैं। जी, मार्केट में समर्पण का था, वो भी उठा के लिखा हूँ। जी, मैं जिसको जो मिलता था, जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं उसको यूज़ करूँगा, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। जी, हमें कुछ बनना है ना, अगर चीज़ें अवेलेबल है तो आप उठाइए मार्केट से। जी, आप कोताही मत कीजिए। जी, आप बेस्ट के इंतज़ार में पता चला कि आपको बेस्ट मिला ही नहीं। जी, बेस्ट आप हो, जी, आपको बेस्ट बनना है, कोई और आपको बेस्ट नहीं बनाएगा। जी। तो सोशल मीडिया का कितना यूज़ होता है अगर बात करें तो? आपको किस किस तरीके से इसे देखते हैं अपनी लाइफ़ में? उम, नेटवर्क। सोशल मीडिया के मैं बहुत खिलाफ हूँ। जी, देखिए व्हाट्सएप यूज़ करता था, पढ़ाई के लिए यूज़ करता हूँ, टेलीग्राम यूज़ करता हूँ, पढ़ाई के लिए यूज़ करता हूँ। बट मैं फेसबुक का 10 साल पहले फ़ोटो चेंज किया था अपना डीपी, जी, अब जाके चेंज किया हूँ। तो जी, मैं फेसबुक, इंस्टा इस सब से बहुत दूर रहता हूँ। जी, ये देखिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, जी, बट एंटरटेनमेंट का तरीका भी कुछ और हो सकता है। मैं थोड़ा-सा ग्राउंडेड आदमी हूँ, ज़मीनी आदमी हूँ। जी, हो सकता है आप बोलोगे संकीर्ण मानसिकता के हैं ये इस टाइप के, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इससे दूर रहता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। मैं अपने बच्चों को भी घर पे बताता हूँ कि इस चीज़ से दूर रहो, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है। एक रील्स उठाओगे देखने के लिए, जी, आप 1 घंटा बर्बाद करोगे। आप सोचोगे एक देख लेना, जी, आप 1 घंटा बर्बाद करोगे। जी, तो इसलिए इस चीज़ से दूर रहिए आप। जी। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जी। कोई भी मोटिवेशन के लिए अपनी इंस्पायरिंग या फिर किसे आप रोल मॉडल देखते थे अपनी फैमिली या फिर ऐसा क्या सबसे बड़ा जो आपको काफ़ी अच्छा लगता था? मेरी मदर मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है। जी, मेरी इस मदर इस जर्नी में। इस जर्नी में मेरी मदर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जी। और आपको भी पता है कि क्या पे स्केल होता है, इतना जी, तो जी, छिपा तो है नहीं। जी, मेरी मदर की जितनी सैलरी आती मुझ मेरे ऊपर खर्च कर देती, जी। और हमेशा प्रोत्साहित करती सिलेक्शन रहती। के टाइम रिजल्ट देखते समय उस टाइम की फीलिंग क्या रही जब आपने सबसे पहले किसे बताया? और सबसे पहले मैंने दीदी को, क्योंकि दीदी पास में थी, दीदी को बताया, मदर को फ़ोन किया। जी, मदर से मेरी उतनी बात नहीं हुई। जी, मदर को पता चला, हुँ, मम्मी को बताया तो मम्मी रोने चालू कर दी, क्योंकि साढ़े 7 साल की जर्नी थी, मम्मी भी संघर्ष कर रही थी, हम इधर संघर्ष कर रहे हैं, हुँ, मम्मी उधर संघर्ष कर रही कि बेटा का कुछ हो जाए। जी, 3 घंटे तक लगातार मेरी मदर रोती रही, मेरी जी, मदर से बात भी नहीं, क्योंकि फिर देखिए सिलेक्शन होता है ना, तो आपको बस इतने फ़ोन आएँगे कि आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। जी, जी, क्योंकि अपने लोग जो होते हैं ना, चाहने वाले और खुश हो जाते हैं कि यार चलो फ़ोन आ गया। जी। जी। वो तो 2-3 दिन तक रोती ही थी कि जी। सफलता देख के। जी। सर कोई भी मोटिवेशन लाइनों के साथ या इंस्पिरेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करें, जो आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं? मैं बस ये कहूँगा भाई, डरना नहीं है जी, किसी चीज़ से। जी। आप डरो मत, अगर कुछ करना है तो डरना नहीं है, बस यही कहूँगा मैं। और थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ जो हज़ारों छात्र जुड़े हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए। एक बार जी, जी। फिर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ और भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद मंजीत भाई, आप हमारे घर पे आए, जी। हमारे यहाँ आप लंच करके जाइएगा, मैं बस यही कहूँगा। थैंक यू सर। सुबह-सुबह आप इतना समय निकाल के आए, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सर ने एक-एक चीज़ ये प्री मेंस और आंसर राइटिंग एक-एक बारीकियों पर हमने फ़ोकस किया और देख सकते हैं हमारे पीछे बैकग्राउंड है, ये सर का फील्ड है और एक किसान फैमिली से होकर इसने नीचे स्तर से सर ने ये बड़ी सक्सेस हासिल की है। सर ने कभी हार नहीं मानी है दोस्तों, सबसे अच्छी बात है।
ये आपके लिए रोल मॉडल के लिए काम करेंगे। हमसे भी आज सर से बात करके बहुत सारी चीज़ें सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू मंजित भाई, तो थैंक यू। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।